हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हो रहा है वो क्वेश्चन है CSIR UGC नेट जून 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर आया हुआ था। ओके, तो फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है 17 सितंबर 2022 का, और यहाँ पे क्वेश्चन ID है 6, और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो, पार्ट 1 एंड पार्ट B। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये पार्ट B का क्वेश्चन है। ओके, कौन से पार्ट का है ये? पार्ट बी का। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर क्लियरली सीन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर कि यहाँ पे जब सेल साइकिल होता है तो वो कौन सी फेज है जब आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे होंगे इंडिविजुअली। आपको पता है कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 12th से क्या NCERT में 6-7 से ही हम देखते आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका G0 है, वहाँ पे नहीं हो सकता, ना ही G1 में होगा, ना ही S में होगा। जब आप इसको इंडिविजुअली क्रोमोसोम को देखते हो, सीन करते हो, तो वो होता है M फेज। ओके, उसमें मेटाफेज जो होता है। बस ये इतना ही क्वेश्चन था, तो राइट आंसर होगा M फेज। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपका आया हुआ है वीट से, या फिर आप गेहूं से बोल सकते हो, गेहूं का एक ये डिजीज। ओके, तो ये जैसे कि LR34। ओके, ये एक जीन है LR34। LR34 एक जीन है, वो भी कैसा है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज रेजिस्टेंस जीन इन वीट। ओके, वीट के अंदर एक जीन है। ओके, और ये आपको बताना है कि ये किसको कोड करा है। संभवतः कोडित करता है किसको? कोड एनकोड फॉर पुटेटिव। ओके, तो ये आपका कोड करता है ABC ट्रांसपोर्टर। जो ABC ट्रांसपोर्टर है उसको ये कोड करता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ID है 42। ओके, और इस क्वेश्चन ID में इकोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है जो प्रेडेटर होता है। और यहाँ पे नॉर्मली एक रिसर्च या फिर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है थ्योरी की तरह, और बस हमें पढ़ना है और हमें देखना है कि क्या करेक्ट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अपनी तरफ से कोई भी कॉन्सेप्ट मत लगाओ, कोई भी थ्योरी मत लगाओ अपनी तरफ से। जितना दिया हुआ है और जो ये 4 ऑप्शन है उनको देख के ही उसमें से देखो कि क्या मैच कर रहा है और क्या मैच नहीं कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ था कि कंसीडर ए प्रेडेटर स्पीसीज Consider a predator species foraging for prey in a habitat। किसी एक स्थान, प्रवासी स्थान में एक परभक्षी जाति शिकार खोज रही है। ओके, एक प्रेडेटर है जो प्रे को ढूंढ रहा है या खोज कर रहा है उसकी। वेयर देयर आर 2 प्रे स्पीसीज, और वहाँ पे उसको 2 स्पीसीज अज्यूम हुई या उसने वहाँ पे पाई जा रही है, कल्पना कर रहा है वो। ठीक है, वो देख रहा है कि वहाँ पे स्पीसीज A है एंड स्पीसीज B है। क्लियर। अज्यूम द फोरेजिंग प्रेडेटर कैन चूज फॉर ए हाई वैल्यू प्रे A एंड लो वैल्यू प्रे B। क्लियर। वो देख रहा है कि जो जो प्रे ए है, ओके, जो शिकार ए है उसकी जो ये है हाई वैल्यू है। ओके, प्रेडेटर ए की वैल्यू कैसी है? हाई है। एंड हाई किसकी है? ए की। क्लियर। एंड जो बी है उसकी वैल्यू लो है। अब आगे क्या कहा? एंड ओके,
ए एंड बी ओकर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन द एनवायरनमेंट। और ये कहा कि जो ए और बी है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में पाए जा रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, सो इट मे टेक डिफरेंट एवरेज टाइम टू फाइंड द नेक्स्ट ए और बी इंडिविजुअल। इसलिए अगले ए या बी के मिलने में अलग अलग डिफरेंट टाइम लग सकता है। ओके, तो सर्वोत्तम चारा ढूंढने के सिद्धांत के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको समझ आ गया होगा कि एक प्रीडेटर है जो प्रे की खोज कर रहा है और वो देखता है कि वहाँ पे माना एक स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है। ओके, एक स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है। जो स्पीसीज ए है उसकी वैल्यू हाई है और जो स्पीसीज बी है उसकी वैल्यू लो है। अब वो देखता है कि इनको दोनों को ढूंढने में भी समय अलग अलग लग रहा है, तो वो कह रहा है कि देखो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत सही होगा, मतलब हमें जो ढूंढना है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमको यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन देखना है, बाकी 3 रॉन्ग होंगे अकॉर्डिंग टू फोरेजिंग थ्योरी, ढूंढने के सिद्धांत के आधार पर। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दिया कि इफ इट टेक टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए प्रीडेटर में स्विच टू इट बी ओनली। ओके, इन्होंने कहा कि भाई माना एक के ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो जो है सिर्फ केवल बी को खाएगा। क्या कहा उन्होंने कि केवल बी को खाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर बी जो वो है प्रे उसके सामने आ जाए, शिकारी के सामने बी आ जाए, ओके, तो वो उसको भी खाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो सिर्फ ए को ही खाएगा। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा कि अगर उधर सामने आने की बात है कि अगर वो अगर ए को ढूंढ रहा है और उसके सामने बी भी आ जाए तो वो उसको भी खा सकता है, तो खा सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ए को ही खाएगा या ओके। या फिर इन्होंने कहा कि प्रेडेटर में स्विच टू ईटिंग बी ओनली, ऐसा कुछ नहीं है ओके कि वो सिर्फ केवल बी को ही खाए। उसके बाद में जो थर्ड स्टेटमेंट है उन्होंने कहा कि खोजने के समय को नज़रअंदाज करते हुए प्रेडेटर केवल बी को खाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। कि वो टाइम क्या है क्या नहीं, वो पॉसिबिलिटी है कि भाई वो दोनों को खा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ ए को बी को ही खाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही बोल रहा है कि ओनली फीड ऑन बी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें कहा कि प्रीडेटर विल नेवर फीड ऑन बी, कि यहाँ पे जो है बी पे वो कभी भी उस बी को कभी भी फीड नहीं करेगा, उसको कभी नहीं खाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तुलनात्मक आवर्ती के निरपेक्ष परभक्षी कभी भी बी को नहीं खाएगा। ये भी कुछ ठीक नहीं है। नेवर यहाँ पे बोल दिया नेवर, तो कभी बोल रहे हैं कि ओनली बी को खाएगा इन 2 स्टेटमेंट में, पहले और थर्ड में। 4 में बोल रहा है कि नेवर फीड ऑन बी, तो यहाँ पे भी एक वो ऐसे स्टेटमेंट आ गया जो कभी पॉसिबल शायद हो या ना हो ओके। लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है उसमें कहा कि यदि ए को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगता है तो परभक्षी ए और बी दोनों को खा सकता है ओके। तो वो दोनों को खा सकता है। माना कि ए को ढूंढने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो तब क्या करेगा प्रीडेटर, ए पे भी फीड कर सकता है और बी पे भी फीड कर सकता है, जिससे भी उसका सामना होगा कि सामने उसके जो भी आएगा वो उस पर फीड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो तो अपने जो
भोजन है उसकी तलाश कर रहा है, तो उसके सामने अगर ए आ जाएगा उसको खा लेगा, बी आ जाएगा उसको खा लेगा। ऐसा स्टेटमेंट सिर्फ बी ही है कि इफ इट टेक टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए, माना ए को ढूंढने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि वो एक हाई वैल्यू प्रे है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी था यहाँ पे हाई वैल्यू प्रे, एंड बी कैसा था, लो वैल्यू प्रे। तो वो क्या करेगा, प्रीडेटर में ईट बोथ, दोनों को खा सकता है, ए को भी एंड बी को भी, विच एवर इज एनकाउंटर्ड। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है आपका स्टेटमेंट सेकंड कि स्पर्म induces egg activation and does not involve Ca2 प्लस। ओके, तो ये आपका गलत है कि जो स्पर्म होता है वो इंड्यूसेस एग एक्टिवेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व Ca2 प्लस, जबकि यहाँ पे अगर, क्योंकि वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो ये नोट की वजह से ये इनकरेक्ट है, और अगर ये इनकरेक्ट है तो यही आपका करेक्ट है, और इनकरेक्ट पूछा गया है तो यही आपका सही होगा। क्लियर। इसके अलावा जैसे अदर ऑप्शन है जिसमें बताया गया है कि जैसे आपका ट्रांजिएंट राइज इन कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर एग एक्टिवेशन इन मैमल्स। ओके, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि एग एक्टिवेशन इन मैमल्स के एग एक्टिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड में आपका दिया हुआ है इन मैनी ऑर्गेनिज्म एग सीक्रेट डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल दैट अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट स्पर्म, कि यहाँ पे कुछ एग जो है सीक्रेट करता है डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को, और वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे एंड एक्टिवेट करेंगे स्पर्म को। क्लियर। एंड 4 में आपका दिया हुआ है कि कैपेसिटेटेड मैमेलियन स्पर्म कैन पेनिट्रेट द क्यूमुलस एंड बाइंड द जोना प्लूसिडा। तो उसके बाद में जब कैपेसिटेटेड मैमेलियन स्पर्म होता है वो लास्ट में जाके वहाँ पे जोना प्लूसिडा से जब बाइंड होता है तो कैन, वैसे भी इसमें कैन आ रहा है, तो ये एक राइट स्टेटमेंट ही था। तो आपका जो इनकरेक्ट था वो आपका सेकंड था। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। उसके बाद में क्वेश्चन ID 5 जिसमें आपका दिया हुआ है कि ए फ्यू ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल आर मेंशन बिलो। यहाँ पे कुछ ये दिए हुए हैं और इन्होंने सिर्फ पता है क्या पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑर्गेनल्स दैट आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ऐसा कौन से हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ओके, या ऐसे ऑर्गेनल जिनमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम वैसे भी सेल डिवीजन के टाइम पे काम आता है सेंट्रोसोम। ओके, जिसे हम थायरकाई के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्लियर। तो ये भी नहीं है। तो ये ऐसे दो आपके स्टेटमेंट सही थे, तो आपको इन्हीं से ये निकल जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा ए एंड सी। और ए का तो सभी को पता होता है, तो ये तो आपका होना ही था। ओके, और वैसे भी आपको पता होगा कि जो जैसे कि आपका ये होता है पेरोक्सिसोम, वो आपको पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एंडोसोम भी आपको पता होगा 100% कि एंडोसोम भी आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं थे, जो आंसर था वो था आपका न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन
क्लियर हो गया। वैसे भी ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उसके बाद में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 21, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डी एमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन प्लांट। क्लियर। यहाँ पे पता है क्या पूछा है कि डीएमिनेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, या कौन सा कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। डीएमिनेशन जिसको पता है वो इसको कर लेगा। राइट आंसर है NH4+। क्लियर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।